आपको क्या लगता है ना कि क्या ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है? क्या कश्मीर में जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है बहुत अरसे से, उस बारे में आप क्या बताएं? देखिए, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ऐसे नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट को बहुत मज़ा आ रहा है। जो अब जैसे कोलैटरल डैमेजेस होती हैं, जैसे मिलिटेंट्स के एनकाउंटर में इनोसेंट लोगों के घर बर्बाद होते हैं। ऐसे नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ये सब देख नहीं रही है। ऐसे नहीं है कि जो जो इंटरनेट शट डाउन होते हैं वो हमें सताने के लिए या ऑपरेस करने के लिए किए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर पता होगा, जब एनकाउंटर होता है और यूजुअली अब जैसे जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उसमें से 90% तो सारे इन्फिल्ट्रेटर्स हैं जो आपके यहाँ से आए हैं, ट्रेनिंग लेके, जो भी लेकर, और हमारे यूथ को रेडिकलाइज करने के लिए, बजाय इसके कि उन्हें उन्हें ये बोले कि आप हमारी उम्मा का हिस्सा हैं, आप लाइफ में आगे बढ़िए, शोहरत कमाइए, आप पेन्स उठाइए, बजाय इसके उन्हें कहा जाता है कि आप गन्स उठाइए। तो जो ये इन्फिल्ट्रेशन होती है, इन्हें रोकने के लिए जो एनकाउंटर्स होते हैं उसमें इनोसेंट लोगों के घर बर्बाद होते हैं। ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट को इसका पता नहीं है, ऐसे नहीं है। लेकिन ये, अगर आप सचमुच चाहते हैं कि ये रुक जाए तो आपको इन्फिल्ट्रेशन अपनी तरफ से रोकने की जरूरत है। ये नहीं कि आप हमेशा आप जो एक्सक्यूजेस देते रहते हो कि हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट ही नहीं है। हर कोई जानता है कि आजाद कश्मीर में टेरर ट्रेनिंग कैंप्स है और वहीं से वो इन्फिल्ट्रेट होते रहते हैं, हर कोई जानता है। और हर कोई जानता है कि आप ये जो रोना रोते रहते हैं अगेंस्ट इंडिया, जो इंडिया का इमेज ग्लोबली आप खराब करते रहते हैं, इस तरह के काम करके आप हमारे यूथ को बहकाते रहते हैं हमारी कंट्री के अगेंस्ट। और हमारा यूथ इस तरह से अपना मुस्तकबिल खोते जा रहा है, हमारा जनरेशन खत्म होते जा रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। तो अगर एज गुड नेबर्स जब आप कहते हो कि आपको इंडिया के साथ दोस्ती का रिश्ता कायम करना है, तो आपको ये बहकाने वाला काम, भड़काने वाला काम, ये सब आपको बंद करना चाहिए। आप लोग करते ये हैं कि पॉलिटिकल लेवल पे आप लोग हमारे यूथ को भड़काते हैं, और इंटरनली जो आपकी आर्मी है वो इस तरह की मिशंस करती हैं, गजवाए हिंद, वो मुझे बोलने भी नहीं आ रहा है वो क्या है, अंसार गजवातुल हिंद, पता नहीं क्या, ये इस तरह की मिशंस आपकी आर्मी स्पॉन्सर करती रहती है। और वहां से आप लोग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे जाकर वो सारे जो मीरपुर के जो सारे आजाद कश्मीरी, सो कॉल्ड आजाद कश्मीरी जो लंदन में है, वो वहां के प्लेटफॉर्म से चिल्लाते रहते हैं इंडिया के अगेंस्ट। आप एक तरफ से कहते हो कि वी शुड बी पीसफुल एज नेबर्स, हमारे बीच दोस्ती का, हमारे दरमियान दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए। तो जब आप किसी के अगेंस्ट इतना बात करेंगे ऑन अ ग्लोबल लेवल, और वो भी 90% तो आप झूठ ही बोलते हैं, ये तो मतलब कैसे कोई आईसिस की फोटो लेकर जिनीवा कन्वेंशन में जाके आपकी जो एक्स फॉरेन मिनिस्ट्री या स्पोक्स पर्सन जो भी थी, वो जाकर आईसिस की फोटो लेकर कहती है सब कश्मीर में हो रहा है। तो इस तरह का आप प्रोपेगेंडा ना करें। हम इट्स अ गुड थिंग कि आपको मुसलमानों का दर्द है, जो मुसलमान जिनके घर बर्बाद हो रहे हैं एनकाउंटर्स में, जो हमारे स्टूडेंट्स ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं इंटरनेट बंद होने की वजह से, ये ठीक बात है। लेकिन जिस तरह से आप उन्हीं यूथ को भड़काते रहते हैं उन्हीं की कंट्री के अगेंस्ट, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप अच्छे नेबर्स बनना चाहते हैं इंडिया के? तो कॉन्फ्लिक्ट आपके हाथ में, आपकी तरफ से, जब कॉन्फ्लिक्ट आपकी तरफ से खत्म होगा तब फिर ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा। आई थिंक ये सब इट इज इन योर हैंड्स। जी, आप क्या कहेंगे हमीद पोटी साहब? मैं सबसे पहले तो मुझे ये खुशी है कि अयाना भी कश्मीर की एक बेटी है, चाहे उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि वहाँ कश्मीर में कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान की हमायत करते हैं। अयाना, आपको एक चीज़ समझनी होगी, जैसे आप कहती हैं कि पाकिस्तान से टेररिज्म एक्सपोर्ट होती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप ये बताएं कि हिंदुस्तान की 9 लाख के करीब फ़ौज है वहाँ पे। अगर आप भी यही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो फ़ौज की हिंदुस्तान को ये चाहिए कि उसको कहीं पर टॉयलेट्स या जिन चीज़ों की कमी है उसको बनाने पर लगा दें। फिर दूसरा, हकीकत ये है कि कश्मीर का मसला एक डिस्प्यूटेड मसला है, और ये डिस्प्यूटेड कब हुआ? जब पाकिस्तान की और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों इंडिपेंडेंट मुल्क बने, और 3 प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको ये हक दिया गया कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, जिस पे हिंदुस्तान ने ज़बरदस्ती जब कब्जा किया कश्मीर पे। तो हमीद साहब और वानी साहब की बातें मैंने सुनी, और दोनों को मैं जवाब देना चाहती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमीद साहब ने जो कहा कि ये एक अरसे से चलता आ रहा है, इन्होंने मेंशन किया, आई एम ग्लैड कि इन्होंने मेंशन किया 30 इयर्स से। तो कैन यू टेल मी कि 30 इयर्स पहले ये क्यों नहीं था? 30 इयर्स पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से सडनली ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ?
वो इन्फिल्ट्रेशन ही था, और वहाँ के लोगों ने ये देखा भी है कि कैसे वहाँ से हजारों में की तादाद में मिलिटेंट्स आ रहे थे। और दूसरा जो ये कहते हैं कि हमारी तरफ से कोई प्रोपेगेंडा नहीं होता है। पहले सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा यही है जो ये लोग कहते रहते हैं कि कश्मीर एक्चुअली इंडिया का हिस्सा है ही नहीं। जब ये मानते हैं कि एक एक्सेशन हुआ था, जब ये मानते हैं कि हिंदू राजा ने इंडिया को एक्सीड किया था, तो फिर ये कैसे कहते हैं ये 1300 की, हाउ कैन दे गो 1300 में ऐसा हुआ था, 1320 में ऐसा हुआ था, 14th सेंचुरी में। यू कांट डू दैट जस्ट बिकॉज किसी जगह पे मुस्लिम मेजोरिटी है। इसका ये मतलब नहीं कि वहां की गवर्नेंस एक सेक्युलर गवर्नेंस नहीं हो सकती। इसका ये मतलब नहीं कि वहां की गवर्नेंस हैज टू बी अ शरिया और एन इस्लामिक गवर्नेंस। ऐसा तो जरूरी है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइंडसेट प्रोपेगेट करना ये भी एक तरह का गलत प्रोपेगेंडा है जो हमारे यूथ को बहका रहा है और भड़का रहा है। दूसरी सबसे बड़ा झूठ जो है वो ये है कि इनको लगता है कि जो रेफरेंडम की बात करते हैं, चलिए वैसे मैं रेफरेंडम के खिलाफ हूं क्योंकि आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन सिटीजन, एंड अगर आजाद हो जाता है कश्मीर तो मुझे पता है कि मेरे कश्मीर के ऊपर कितना डेंजर आ सकता है। क्या आज जिस तरह से गिलगिट बाल्टिस्तानी तड़प रहे हैं इंडिया का हिस्सा बनने, कल हमारे कश्मीरी भी उसी हालत में होंगे कि या हमें फिर से अपना लो क्योंकि वी आर इन डेंजर, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारा जीना हराम कर दिया, उस तरफ से चीन ने हमारा जीना हराम कर दिया, हमें फिर से अपना बना लो। तो मुझे पता, मुझ में वो फोरसाइट है, मुझे पता है कि इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कश्मीर शुड रिमेन विद इंडिया, ये मुझे पता है। कुछ लोग शायद उनका फोरसाइट इतना आगे नहीं है, कुछ लोग उस चीज पे स्टक है कि हमें प्रॉमिस की गई थी रेफरेंडम क्यों नहीं। अच्छा रेफरेंडम की बात करते हैं, जिनको ऐसे लगता है कि रेफरेंडम मिलनी चाहिए वो बार बार बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस मैंडेट की, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस मैंडेट जो क्लियर कट है उसमें 3 स्टेप्स दिए गए हैं, जिसमें से थर्ड स्टेप पे आता है रेफरेंडम, सेकंड स्टेप पे आता है पहले इंडिया को अपनी जो आर्मी है उसको वहां से हटानी है, फर्स्ट स्टेप पे आता है कि पहले पाकिस्तान को एलओसी से अपनी आर्मी हटानी है। जब पाकिस्तान फर्स्ट स्टेप करने को तैयार नहीं है, राजी नहीं है, तो ये सीधा थर्ड स्टेप पे क्यों आने की बात करते हैं कि रेफरेंडम कहां से होगा। पहले अगर आप सचमुच चाहते हैं कि हमें रेफरेंडम मिले तो पहले अपनी आर्मी हटाइए एलओसी से। जब आपकी आर्मी हटेगी फिर इंडिया अपनी आर्मी हटाने की सोचेगी, फिर जब इंडिया अपनी आर्मी हटाएगी फिर होगा रेफरेंडम। यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट भी यही कहता है। तो जब आप इस बात को क्लियरली नहीं बताते तो मैं क्यों नहीं कह सकती कि आप हमारे खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, इंडिया की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप कैसे ये डिनाई कर सकते हैं जब आप क्लियरली जो सच्चाई, जो सच्ची बात है वो आप लोगों तक नहीं पहुंचा रहे। जो आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, लोग आपकी बातें सुनते हैं, तो आप सही चीजें बात कीजिए, जो सही है, सच्ची बात कीजिए। अच्छा मैं हमीद कोटी साहब आपकी तरफ चलती हूँ। आपने सुना है याना को? हाँ बिल्कुल मैंने सुना है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी कि याना ये यूनाइटेड नेशन में सिर्फ ये नहीं लिखा हुआ है उसमें कि पाकिस्तान ने सारी आर्मी निकालनी है, इंडिया ने भी अपनी 50% आर्मी बाहर निकालनी है। और सबसे पहली बात ये कि जो लोग वहां रहते हैं उनके ऊपर कम से कम कर्फ्यू हटे, वो बाहर आ जा सके। और अगर उन्हें पाकिस्तान से इतना प्रॉब्लम है, जो लोग कश्मीर में रह रहे हैं, तो जब भी कोई वहां पे डेथ होती है, कोई शहीद होता है, तो वो फिर पाकिस्तानी परचम में क्यों लपेटते हैं उसको? ये आप इस बात का कोई जवाब दे पाएंगे मुझे? जी आना, पहले आप। वो पाकिस्तानी परचम आपने देखा होगा किसी जो कुंबा है, जो हुर्रियत का कुंबा है, जो ये सब चीजों को सपोर्ट करते हैं, वहां पे उनके मोहल्ले में देखा होगा सेक्रेटेरिएट पे किसका परचम लहराता है, इंडिपेंडेंस डे पे किसका परचम लहराता है, इंडिया का ना। तो जो हम में जो इंडिया के लिए जो मोहब्बत है वो नहीं निकाली जा सकती जस्ट बिकॉज ये कुछ हुर्रियत के 8% लोग जो हैं वो हुर्रियत को सपोर्ट करते हैं और उनके भी उसमें बहुत सारे उन्हें मिलते हैं। ये खबर सबको पता है कि हुर्रियत के जो फॉलोअर्स हैं उन्हें पाकिस्तान में फ्री मेडिकल एजुकेशन मिलती है, उन्हें इस तरह के क्या कहते हैं, इस तरह के उन्हें वो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं हुर्रियत को सपोर्ट करने के लिए। एनीवे इस वक्त हुर्रियत की कोई पावर नहीं है और ये जो परचम और ये सब की बात करें वो अभी आपको नहीं दिखाई देगा, कहीं नहीं दिखाई देगा, क्योंकि धीरे धीरे यूथ को समझ में आ रहा है कि इंडिया के साथ रहने में ही हमारी भलाई है। लेकिन जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये चीज तो आप खुद जानती हैं कि अब ये चीज दिल्ली तक पहुंच गई है, दिल्ली में भी लोग परेशान हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी चौधरी साहब आप बात कीजिए। जी अयाना को मैं ये बताऊं, मैं 30 साल इसलिए कह रहा था कि पिछले 30 साल से आर्म स्ट्रगल है। मैं जब ये कह रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन में जवाहरलाल नेहरू गया था 1948 में कि ये जो तहरीक आज़ादी श्रीनगर तक पहुंच गई थी, इसको यूनाइटेड नेशन रोके, और मैं ये प्लेज देता हूँ, ये आप नेहरू की उस वक्त की जितनी तकरीरें वो सुन लें,
और वो मैं प्लेज देता हूँ जी कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के तहत रेफरेंडम होगा, जो बदकिस्मती से आज तक इस वजह से नहीं हो सका कि हिंदुस्तान हठधर्मी पे है। हिंदुस्तान ये चाह रहा है अभी, स्पेशली जो गवर्नमेंट है मोदी की, इसके जहन में ये है कि अखंड भारत बनाना चाहता हूँ, जिसमें सारे का सारा वो जितना बांग्लादेश है या भूटान है या नेपाल है या पाकिस्तान को भी वो गिन रहे हैं, मगर वो मेरे ख्याल में वो एक M2 की जन्नत में रह रहे हैं, और जो ऐसे सोच रहे हैं ये चीज़ें कर्टेल नहीं हो सकेंगी, ये रुकेंगे नहीं। और आप कश्मीरी ने, आप कश्मीर की रहने वाली हैं, ये जो तहरीक आज़ादी है इसको कोई नहीं रोक सकता, हिंदुस्तान की आर्मी नहीं रोक सकती, क्योंकि ये वो सेकंड जनरेशन है जो वो पैदा हुई है मकबूजा कश्मीर में या जो लड़ रहे हैं, और वो अपने हक खुदारादियत के लिए या अपने वतन के लिए लड़ रहे हैं। और ये तारीख इस चीज़ की गवाह है कि जो लोग अपने हक पे लड़े हैं वो हमेशा उनकी फतह हुई है। पहले तो इन्होंने बात की थी चाइना की, वो कह रहे थे चाइना, तो मुझे उससे याद आया कि आपके जो आका है ना चाइना, एक्सपेंशनिस्ट मूड में तो वो लग रहे हैं, कभी ताइवान के साथ पंगे ले रहे हैं, सॉरी पंगा एज एन इंडियन वर्ड और मैं यूज करूंगी, कभी चाइना के साथ पंगे ले रहे हैं, कभी इसके हांगकांग के साथ पंगे ले रहे हैं, कभी ताइवान के साथ, कभी अरुणाचल में पंगे ले रहे हैं। तो एक्चुअली जो हम कहते हैं ना कि जो एक्सपेंशनिस्ट वाले मूड में है वो चाइना है, और आपकी कंट्री में भी उन्होंने कम बवाल नहीं मचा रखा है। आपकी कंट्री में वो लोन्स देते जा रहे हैं, फिर एक वो वक्त तो आना ही है कि आप खुद उनके गुलाम बनने वाले हैं। तो अगर हमारी कंट्री चाइना को रेजिस्ट कर रही है तो ठीक कर रही है, क्योंकि हमारी कंट्री नहीं चाहती कि हम लोग भी आपकी तरह चाइना के गुलाम बन जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात है। और दूसरी बात, आप अखंड भारत की बात करते हैं, अखंड भारत तो हम सब थे, आप भी अखंड भारत का ही हिस्सा है, आपका मीरपुर भी अखंड भारत का ही हिस्सा है, नेपाल भी अखंड भारत, हमें अटैक करना होता तो हम ये डिवीजन होने ही नहीं देते। पहली बार जो हमने इतने, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में सारे कंट्रीज हैं जिनसे सबसे ज्यादा सुपीरियर हम हैं, हमने इनको हमेशा हेल्प किया है, हमने कभी इनकी मर्यादा को, वो जो कहते हैं ना, इनकी जो बाउंड्रीज को पार नहीं की है। ना हमने कभी नेपाल को अटैक किया है, ना हमने कभी बांग्लादेश को अटैक किया है। और कश्मीर की आप बात करते हैं, वो हमारा हिस्सा है। जस्ट बिकॉज वहां पे मेजॉरिटी मुस्लिम है, इट डजंट मीन कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मैं अगर वीजा के लिए अप्लाई करूं, आप हमें आने देंगे वहां पे, ये जाहिर सी बात है, आप हमें रोकेंगे नहीं। ये कहा था ना, हामिद साहब ने कहा था कि मुझे रोका नहीं जाएगा जब मैं आजाद कश्मीर आऊंगी। मैं भी आपसे कहती हूँ कि जो चंद लोग, मैं बार बार ये कहती हूँ 7 या 8%, अब वो भी कम हो गया है, मे भी 2 या 3% लोग जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत हो कश्मीर पे, वो 2 या 3% लोग अगर आजाद कश्मीर जाएंगे, हम भी उन्हें नहीं रोकेंगे। आप प्लीज उन्हें अपने पास बुला लीजिए, क्योंकि उन्होंने जीना हराम कर दिया बाकी कश्मीरियों का, जो एक सेक्युलर डेमोक्रेसी में जीना चाहते हैं, इसका हिस्सा बन के जीना चाहते हैं, उनका जीना हराम कर दिया है। तो आप उनको अपने पास बुला लीजिए शौक से। और फिर इन्होंने बात की थी नेहरू की। पहली बात, नेहरू कोई वो नहीं था, किंग नहीं था। उनकी जब गवर्नमेंट थी, आप बहुत सारी चीजों को मिक्स करके लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो। हाँ, ये सच है, नेहरू जी की ही तो गवर्नमेंट थी जिसने सैयद सलाउद्दीन को धोखा दिया था, वो नेहरू जी की तो गवर्नमेंट थी ना। अब जब नेहरू जी की गवर्नमेंट नहीं है, अब दूसरी गवर्नमेंट आई है, तो आप उसको भी आप कह रहे हो कि वो भी गलत है। आप कभी नेहरू का सपोर्ट करते हो, कभी नेहरू का सपोर्ट नहीं करते हो। तो आप इस तरह की कंफ्यूजन क्रिएट करके आपने एक एजेंडा बना दिया है कि इंडिया के खिलाफ किसी भी तरह से ये एजेंडा प्रोपेगेट होता रहे। और दूसरी बात, पॉलिटिकल स्पेस की आप बात कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि 370 को हटाया गया है, और अभी प्रेजेंटली जिनको डिटेन किया था उनको भी छोड़ दिया। आप कुछ महीने पहले तो आप डिटेनीज की बात कर रहे थे, उनको डिटेंशन में रखा है, उनको छोड़ दिया गया। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि जब एक बार वहां सब सेटल हो जाएगा, हम पॉलिटिकल स्पेस फिर से खोलेंगे। वहां पे बहुत सारी यंग और बडिंग पार्टीज अभी भी ग्रो हो रही हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी है। और हमें ये प्रॉमिस किया गया है कि जब वहां पे चीजें थोड़ी स्टेबल हो जाएंगी, वहां पे 4G भी आएगा, वहां पे पॉलिटिकल स्पेस भी खुल जाएगा। और वहां पे मैं हर डिबेट में कहती हूँ, आरजू को पता है ये बात, कि जो पंचायत इलेक्शंस हैं, BDC के इलेक्शंस हैं, वो कंटिन्यू अभी भी हो रहे हैं, और वहां पे 90% प्लस
लोग आते हैं वोट करने के लिए। जबकि जब ये महबूबा मुफ्ती और इस तरह की जो 2 डायनेस्टीज हैं जो कश्मीरियों को लूट रहे थे इतने सालों से, जिसकी वजह से उन्हें डिटेन किया गया, क्योंकि वो ये एक तरह से वो ये कॉन्फ्लिक्ट और इस कंफ्यूजन को खत्म ही नहीं होने दे रहे थे अपने मतलब के लिए। तो जब उनको डिटेन किया गया, अब उनको फ्री भी कर दिया गया है, लेकिन अब नई पार्टीज को स्पेस देने की बात की जा रही है। एवरीथिंग इज, कोई भी चीज हमसे छीनी नहीं जा रही है, हमसे बस पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। हम एक सेक्युलर डेमोक्रेसी है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम मुस्लिम्स को मारा जाएगा। वहां पे टेररिस्ट को मारा जाता है, मुस्लिम्स को नहीं मारा जाता। तो ये बात, आप इस तरह की बातें करना बंद कर दीजिए। जो टेररिस्ट आ रही है ना, प्लीज सुनिए, वहां पे टेररिस्ट किस किस्म के काम करते हैं। मैं उनको मिलिटेंट्स भी कह सकती हूँ, मैं मिलिटेंट्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ मिलिट्री से लड़ रहे हैं। वो पैसों के लिए लोगों को, जो नवकदल में अभी एनकाउंटर हुआ था, वहां के लोगों को बुली किया था उन्होंने गन्स दिखा के कि हमें आप शेल्टर दो, नहीं तो हम आपको शूट कर देंगे। तो इस तरह की बुलिंग होती है। वहां पे मार्केट्स को जलाया जाता है, ट्रक्स को जलाया जाता है, एप्पल ऑर्चर्ड्स को जलाया जाता है। इस तरह लोगों के घरों में घुस के इनोसेंट्स को मारा जाता है जस्ट बिकॉज वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। इस तरह के लोगों को मारा जा रहा है। उस तरह के लोगों को इंडियन आर्मी मार रही है और मारती रहेगी, ये आप लिख के लीजिए। लेकिन इनसे अगर आप सिंपैथी दिखाएंगे, इसका मतलब कि आप चाहते हैं कि इस तरह के लोग और गन्स उठाएं और हमारे कश्मीर में हमारा ही जीना हराम कर दें। आप ये चाहते हैं, इसलिए आप इस तरह की बातें करते हैं, आप इनको सिंपैथी देते हैं, आप इनको प्रोपेगेट करते हैं, इनकी आइडियोलॉजी को, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये होता रहे हमारे कश्मीर में, हमारा यूथ इसी तरह बर्बाद होता रहे, हमारे जनरेशन इसी तरह बर्बाद होते रहे। ये आप चाहते हैं। जब अगर टेररिस्ट कोई मरता है तो उसके जनाजे में इतने लोग नहीं आते हैं। ये बात मैंने हजारों बार क्लियर की है, ये बात मैंने हजारों बार क्लियर की है। जो जनाजे पे आते हैं वो टाइम पास करने के लिए आते हैं, फोटो लेने के लिए आते हैं, या आप किसी से भी पूछ लीजिए। और कई लोगों को धमकाया जाता है गाँव में कि तुम नहीं आओगे तो तुमको मार देंगे, चलो निकलो यहाँ से। बहुत सारे लोग वहां तफरी करने के लिए आते हैं। ये बात अगर आप मेरे साथ चलिए जनाजे पे, मैं खुद दिखा दूंगी आपको, मैं खुद आपको दिखा दूंगी। लोग वहां पीछे से फोटो खींच रहे, हंस रहे, क्योंकि वहां पे थिएटर्स नहीं है। हर चीज टेररिस्ट का, वहां पे टेररिस्ट की करने की वजह से वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। हमारी सरकार सिर्फ कश्मीर को क्यों वो करेगी, टारगेट करेगी, जब पूरा इंडिया के सारे स्टेट्स डेवलप हो रहे हैं। क्या सरकार नहीं चाहेगी कि वहां पे डेवलपमेंट हो? और आप कह रहे हैं कि हमारे जॉब्स छीन लिए जाएंगे, डेमोग्राफी चेंज कर दी जाएगी। पहली बात तो डेमोग्राफी और जॉब्स की जो आप बात कर रहे हैं, आपको समझना चाहिए कि जॉब्स देने का जिम्मा सिर्फ सरकार का नहीं है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए वहां पे। तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए हमें बाकी इंडियंस को ये भरोसा दिलाना होगा कि अब वहां पे सेफ्टी है, आप जाके वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि कश्मीरियों जो वहां रहते हैं उनको जॉब्स मिल सके। अगर आप दरिया ही बंद कर देंगे, बार बार ये कह के डेमोग्राफी चेंज मत करो, तो वहां पे कौन आएगा वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए? वहां पे जॉब्स कैसे आएंगी? जब बॉम्बे जैसा शहर जो सबको इंक्लूड करता है, सबको इनवाइट करता है, कोई भी बॉम्बे जाके काम कर सकता है। और आज बॉम्बे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल शहर है, फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया। तो कश्मीर ऐसे क्यों नहीं बन सकता? इसमें क्या गलत है? पिक्चर्स लेने की वजह से आप कह रही हैं कि वो लोग तफरी कर रहे हैं। पिक्चर्स तो आजकल लोग आम लेते हैं, हर जगह लेते हैं, जहां नहीं लेनी चाहिए वहां भी लेते हैं। तो आप चलिए ना जनाजे पे, आपको सब समझ आ जाएगा कि कौन वहां रोने जा रहा है असली में और कौन वहां तफरी करने जा रहा है। आपको सब समझ आ जाएगा।